Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will discuss about phospholipid degradation. Phospholipid degradation कैसे होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसके लिए एंजाइम्स यूज होते हैं फॉस्फोलाइपेजेस। नाम से याद रख लें, फॉस्फोलिपिड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो फॉस्फोलिपिड से फॉस्फो आ गया, और लाइपेज जो एंजाइम ब्रेक डाउन करवाते हैं उसको कहते हैं फॉस्फोलाइपेजेस। ये एंजाइम बेसिकली ऑल टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा ये पेंक्रियाटिक जूस में होते हैं। उसके अलावा ये जो पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया भी ये एंजाइम्स रिलीज करवाते हैं फॉस्फोलाइपेजेस। पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया आ गया। उसके अलावा जो वीनम स्नेक, बीज और एट्सेट्रा जिस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके जो वीनम जहर, उसमें भी ये फॉस्फोलाइपेजेस होते हैं। और इसके अलावा जो टॉक्सिन्स हैं, अब इनका ये टॉक्सिन्स और वीनम्स में फॉस्फोलाइपेज एक्टिविटी होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये फॉस्फोलिपिड्स को ब्रेक डाउन करवाते हैं। फॉस्फोलिपिड जो है मेनली सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन को जब ये ब्रेक डाउन करवाएंगे फॉस्फोलिपिड्स की, तो सेल मेम्ब्रेन के जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उनकी ब्रेक डाउन होगी, सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी। और सेल मेम्ब्रेन जब रप्चर होगी तो इसे कह देंगे हम डिसोल्यूशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जब डिज़ोल्व हो गई या रप्चर हो गई तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन ये काज करना है इन्होंने, वीनम्स और टॉक्सिन ने, तो या पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया ने, वो इन्फेक्शन काज स्प्रेड ईजीली हो जाएगी। ये हो गया इसका बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब देख लेते हैं फॉस्फोलाइपेजेस के फंक्शन क्या हैं। इनके दो मेजर फंक्शन हैं। नंबर 1 जो है वो है डिग्रेडेशन। ये तो सबसे बेसिक फंक्शन है, डिग्रेडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। उसके अलावा दूसरा फंक्शन जो है वो रीमॉडलिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। जब इनकी डिग्रेडेशन होगी, कोई एक फैटी एसिड वगैरह रिमूव हो गया तो उसकी बाद में वहाँ पे दूसरा आके अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी रीमॉडलिंग हो जाएगी। वो आगे देख लेते हैं हम। इसके बाद आ जाते हैं इसकी फॉस्फोलिपिड्स की ना, जैसे हमने पहले सिंथेसिस में लास्ट वीडियो में देखा है कि फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस में हमने देखा दो बेसिक टाइप्स, इनको हमने अलग अलग प्रिपेयर किया था। अब ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, जब फॉस्फोग्लिसराइड्स और स्फिंगोलिपिड्स, अब इनके ब्रेक डाउन भी हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स या फॉस्फोग्लिसराइड्स की ब्रेक डाउन की तरफ। ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये ग्लिसरॉल है, इसके साथ ये फैटी एसिड नंबर 1, फैटी एसिड नंबर 2 अटैच है, और ये फॉस्फेट अटैच है। और इसके अलावा ये जो है एक्स जो मैंने शो की है, ये वो ग्रुप है लाइक कोलिन, अल्कोहलिक ग्रुप या बेस हम कह लें इसे, कोलिन, इथानोलामीन या फॉस्फोटाइड इनोसिटोल वगैरह, इनोसिटोल यहाँ पे अटैच होता है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम इसकी ब्रेक डाउन के लिए 4 एंजाइम डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ कहाँ एक्ट करते हैं और कैसे उसकी ब्रेक डाउन करवाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं फॉस्फोलाइपेज A1। ये फॉस्फोलाइपेज A1 ये पहला एंजाइम। अब इस फॉस्फोलाइपेज A1 ने क्या करना है, ये जो फॉस्फोलिपिड नंबर फैटी एसिड नंबर 1 इसके साथ अटैच्ड है ग्लिसरॉल के साथ, इसको यहाँ से ब्रेक डाउन करवा देगा। अब ये यहाँ पे कौन सा एंजाइम एक्ट कर रहा है, फॉस्फोलाइपेज A1। और इसी तरह दूसरा एंजाइम जो है फॉस्फोलाइपेज A2। फॉस्फोलाइपेज A2 ने क्या करना है, ये फैटी एसिड नंबर 2 है, इसको ग्लिसरॉल से रिमूव करवा देगा। अब जब फैटी एसिड नंबर 1 या फैटी एसिड नंबर 2 रिमूव होगा तो जो बाकी जो ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर जो बचेगा उसे हम कहेंगे लाइसोफॉस्फोग्लिसराइड। इसको हम साइड पे अलग से लिख लेते हैं कि लाइसोफॉस्फोग्लिसराइड जो बचा है, इसका ये एक एंजाइम का सबस्ट्रेट बन जाएगा। जो एंजाइम इस पे एक्ट करेगा उसका नाम होगा लाइसोफॉस्फोलाइपेज। ये एक क्लास है। लाइसोफॉस्फोग्लिसराइड्स जो बचेंगे फैटी एसिड नंबर 1 या फैटी एसिड नंबर 2 रिमूव होने की वजह से,
उन पे एक एंजाइम जो एक्ट करेंगे, इस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट बन जाएगा। लाइसोफॉस्फोग्लिसराइड लाइसोफॉस्फोलाइपेज एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट बन जाएगा, कि मतलब कि इस एंजाइम ने इसके ऊपर एक्ट करना है। अब ये एक पॉइंट पहले जहन में रख लें कि ये फॉस्फोलाइपेज जो बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, उसमें दो तरह के बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर रहा है। एक तो ईस्टर बॉन्ड, ये ईस्टर बॉन्ड के साथ अटैच्ड है फैटी एसिड, और ये एक और दो बॉन्ड ब्रेक करेगा। ये पूरा बॉन्ड इसे हम कहेंगे फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड, क्योंकि फॉस्फेट भी इन्वॉल्व हो रहा है और दो ईस्टर बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम इसे कहते हैं फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। और बाकी यहाँ पे फॉस्फेट नहीं है, खाली एक ईस्टर बॉन्ड बन रहा है, इसे हम कहेंगे ईस्टर बॉन्ड। फिर फॉस्फोलाइपेज A1 जिसने फैटी एसिड नंबर A को 1 को रिमूव करवाया, ये मेनली मोस्ट मेमेलियन टिश्यूज़ में होता है। मोस्टली जो मेमेलियन टिश्यूज़ हैं टिश्यू। और फॉस्फोलाइपेज A2 जो है, ये एक तो मेमेलियन टिश्यूज़ में होगा, मेमेलियन टिश्यूज़, और ये पैंक्रियाटिक जूस में भी होगा, और इसके अलावा स्नेक और बी का वीनम। इसके लिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी याद रखने हैं। एक तो ये याद रखना है कि ये फैटी एसिड नंबर 2 को रिमूव करवा रहा है। अब फॉस्फाटाइडल इनोसिटोल जो होता है, उसके अंदर फैटी एसिड नंबर 2 जो अटैच होता है वो होता है एराकिडोनिक एसिड, ये फॉस्फाटाइडल इनोसिटोल में। ये इनोसिटोल, अब यहाँ पे इसने फैटी एसिड नंबर 2 जब फॉस्फाटाइडल इनोसिटोल से रिमूव करवाया है। अब फैटी एसिड नंबर 2 क्या था? एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड ने आगे जाके एक इम्पॉर्टेंट काम करवाना है, वो है सिंथेसिस ऑफ इकोसानाइड्स। ये एक इम्पॉर्टेंट फैटी एसिड है, ये एराकिडोनिक एसिड। ये एक कंडीशनली एसेंशियल फैटी एसिड है जो ये सिंथेसिस ऑफ इकोसानाइड्स में इन्वॉल्व होगा। इसके अलावा एक और पॉइंट इसका याद रखने वाला ये है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि इसके एक ऐसी चीज़ आएगी जो इसको ये काम करने से रोकेगी, फॉस्फोलाइपेज A2 की एक्टिविटी को रोकेगी कि ये फैटी एसिड नंबर 2 रिमूव ना करवाओ। वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के लेवल जब इंक्रीज होंगे या वैसे भी वो इसको काम करने से रोकेंगे। एग्जांपल इसमें है कॉर्टिसोल वगैरह जो है, ये इसको इसका काम करने से रोकेंगे, इसको कहेंगे कि ये रिमूव ना करवाओ इसके साथ। अब थर्ड नंबर पे जो हमारे पास एंजाइम है वो है फॉस्फोलाइपेज C। फॉस्फोलाइपेज C ने किस जगह पहले, ये फॉस्फोलाइपेज A1, फॉस्फोलाइपेज A2 और फॉस्फोलाइपेज ये आ गया C ने यहाँ पे एक्ट करना है। ये फॉस्फोलाइपेज C ने, इसको दूसरा मार्कर शो कर देता हूँ, कलर मिक्स हो रहे हैं। ये फॉस्फोलाइपेज C है। अब इसने यहाँ पे एक्ट करके ये बॉन्ड ब्रेक करना है। ये फॉस्फोलाइपेज ये कहाँ C जो है, एक तो लीवर में पाया जाता है। अब इसको याद रखना है, C कौन सा लेटर है? थर्ड। अब इसको थर्ड से हमने याद रखना है, थ्री इसकी प्लेसेस याद रखने हैं, वहाँ ये प्रेजेंट। फर्स्ट हो गया लिवर लाइसोसोम में, और सेकंड ये क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, इसको हम लिखते हैं क्लोस्ट्रीडिया, इन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा ये थर्ड नंबर पे बेसिलाई जो क्लास है बैक्टीरिया की, उनके अंदर भी ये फॉस्फोलाइपेज C होता है, और इसे रिलीज़ करवाते हैं वो जब अटैक करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म पे। अब हम आ जाते हैं फोर्थ जो है, ये थर्ड हो गया था, ये फोर्थ जो है फॉस्फोलाइपेज D। फॉस्फोलाइपेज D ने कहा इस जगह पे एक्ट करना है, ये यहाँ पे एक्ट करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो बाकी क्या बचेगा? एक तो ये प्रोड्यूस करेगा फॉस्फेटाइडिक एसिड, और उसके अलावा साथ जो इसके लगी होगी कोलिन या इथानोलामीन, जो भी चीज़ इसके साथ लगी होगी वो अलग हो जाएगी। ये फैटी एसिड फॉस्फोलिपिड को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एक फॉस्फेटाइडिक एसिड और दूसरा इसके साथ जो बेस लगी होगी। अब हमें इनकी ब्रेक डाउन करवा तो रही, लेकिन अब हम देखते हैं कि इसका फ़ायदा भी है या नहीं। ये फॉस्फोलाइपेजेस की जो हमने फॉस्फोलाइपेज की मदद से जो इसकी ब्रेक डाउन करवाई है, अब इसके ना दो तरह से इसका फ़ायदा है।
फॉस्फोलाइपेजेस की ब्रेक डाउन की वजह से जो मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं, या तो वो इटसेल्फ सेकंड मैसेंजर के तौर पे एक्ट करेंगे, लाइक फास्फाटाइडल डाईएसाइल ग्लिसरॉल और फास्फाटाइडल इनोसिटोल, ये खुद जाके सेकंड मैसेंजर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। और दूसरा ये क्या करवा सकते हैं, ये मैसेंजर्स की सिंथेसिस करवा सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर्स। इसमें ये आ जाता है एराकिडोनिक एसिड, ये आगे जाके फर्दर सिंथेसिस करवाएगा मैसेंजर्स की। हमें शुरू में जो एक टर्म पढ़ी है रीमॉडलिंग, रीमॉडलिंग इस तरह होगी कि अगर फॉर एग्जांपल हमने फैटी एसिड नंबर 2 यहाँ से रिमूव किया है, तो इसकी जगह पे एक और कोई और फैटी एसिड रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए वो आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये एक नया कंपाउंड बन जाएगा, इसे हम कह देंगे रीमॉडलिंग। अब इसी से रिलेटेड एक डिजीज़ है, इसे हम डिस्कस करते हैं अभी, वो है बार्थ सिंड्रोम। एक तो ये जिस डॉक्टर ने डिस्कवर किया था, डॉक्टर पीटर बार्थ, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया। और उसके बाद ये है एक्स लिंक्ड डिजीज़ है, मेनली ये मेल्स को इफेक्ट करती है मेनली। और इसका ये है कि इसका प्रोसेस इस तरह है कुछ कि ये मैं बता रहा हूँ, याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कंसेप्ट बनाने के लिए कि एक्स जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर एक जीन होता है टैज, ये जो मैं इस ब्लू पिंक पे पेन से लिखूंगा ये याद नहीं करना, ये बस एक स्टोरी ध्यान में रखें। टैज जीन है, अब इस टैज जीन ने एक प्रोटीन प्रोड्यूस करवानी है, टेफेजिन। अब जो टेफेजिन प्रोटीन है इसका क्या काम है, इसका काम है कि ये कार्डियोलिपिन जो फॉस्फोलिपिड है इसने उसकी जाके रीमॉडलिंग करवानी है। और ये कार्डियोलिपिन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। जब ये डिफेक्ट आएगा एक्स क्रोमोसोम पे, तो ये टैज जो जीन है TAZ, इसकी इसमें जब डिफेक्ट आएगा तो टेफेजिन प्रोड्यूस नहीं होगी, टेफेजिन जब प्रोड्यूस नहीं होगी तो उसकी कार्डियोलिपिन की रीमॉडलिंग नहीं होगी। अब कार्डियोलिपिन की रीमॉडलिंग नहीं होगी तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ सेल है उसमें डिफेक्ट आएगा। अब उसमें डिफेक्ट आने की वजह से कार्डियोमायोपैथी होगी, और उसके अलावा एनलार्ज हार्ट हो जाएगा, ये एनलार्ज हार्ट। इसके अलावा मसल वीकनेस, मसल वीकनेस के साथ साथ न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रोपीनिया क्या है कि न्यूट्रोफिल्स की लेस प्रोडक्शन। न्यूट्रोपीनिया और एक सिम्टम ये है कि यूरिन के अंदर एक 3 मिथाइल ग्लूटाकोनिक एसिड की जो है एक्सक्रीशन होगी। ये हो गया फॉस्फोग्लिसराइड्स की डिग्रेडेशन और उससे रिलेटेड डिजीज़। अब हम आ जाते हैं स्फिंगोलिपिड्स की तरफ। स्फिंगोलिपिड्स में हमने मेनली डिस्कस करनी है वो है स्फिंगोमाइलिन। इसमें हम 2 एंजाइम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला लाइसोसोमल एंजाइम है फॉस्फोलाइपेज स्फिंगोमाइलिनेज। स्फिंगोमाइलिन को ब्रेक करा स्फिंगोमाइलिनेज। अब इस एंजाइम ने कहाँ करना है, इस एंजाइम ने इस जगह पे एक्ट करना है, ये स्फिंगोमाइलिन की स्ट्रक्चर बनी हुई है, इस एंजाइम ने इस जगह पे एक्ट करके ये फास्फोराइल कोलिन को अलग कर देना है और सीरामाइड पर बना देना है। ये एक सीरामाइड, ये जो ब्लू कलर में शो हो रहा है सीरामाइड, और ये फास्फोराइल कोलिन को इसने फास्फोलाइपेज स्फिंगोमाइलिनेज ने रिमूव कर दिया। अब इसका सेकेंड एंजाइम जो है वो है सीरामाइडेज। अब ये सीरामाइड जो हमारे पास बचा था, अब इसको यहाँ पे सीरामाइड को ब्रेक करवा देना है सीरामाइडेज एंजाइम ने। इसके बाद क्या बनेगा, एक फैटी एसिड बन जाएगा और ये बन जाएगा स्फिंगोसिन।
अब ये स्फिंगोसिन और जो सीरामाइड, अब इन दोनों का फंक्शन ये है कि एक तो ये एपोटोसिस को प्रमोट करते हैं, एपोटोसिस जो होती है प्रोग्राम सेल डेथ, इसको प्रमोट करते हैं। और इसके अलावा इनका एक दूसरा फंक्शन ये है कि ये सिग्नल ट्रांसडक्शन जो पाथवेज हैं उसमें ये हेल्प करते हैं। अब ये तो हमने इसकी देख ली नॉर्मल ब्रेकडाउन। अब इससे रिलेटेड एक डिजीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है कि नाइमन-पिक डिजीज़। ये एक डिजीज़ है। अब ये एक तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, ऑटोसोमल रिसेसिव। और इसमें होता क्या है कि स्फिंगोमाइलिनेज नहीं बनता या उसकी लेस प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से स्फिंगोमाइलिन की ब्रेकडाउन नहीं होती। अब ये एक्यूमुलेट हो जाता है स्फिंगोमाइलिन, इसकी एक्यूमुलेशन हो गई। अब इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक है सवेयर और एक है मोर सवेयर, एक है लेस सवेयर। इसे हम इस तरह कर देते हैं, ये टाइप ए और ये टाइप बी। इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। ये है सवेयर फॉर्म है और इन्फेंटाइल मतलब इन्फेंट्स में ये होती है, न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, इन्फेंटाइल फॉर्म। और ये है लेस सवेयर फॉर्म। दूसरे नंबर पे कितने परसेंट एंजाइमिक एक्टिविटी इसमें शो होती है, लेस देन 1% एंजाइमिक एक्टिविटी। और इसमें अप टू 10% तक 10% तक एंजाइमिक एक्टिविटी होती है। एक तो ये हो गया कि ये इन्फेंट्स में होती है और ये होती है लेट ऑनसेट होता है इसका। और इसका ये पॉइंट लिख लेते हैं चाइल्डहुड। इसमें क्या होगा कि स्फिंगोमाइलिन की डिपोजिशन हो जाएगी, स्फिंगोमाइलिन की डिपोजिशन होगी तो प्रोग्रेसिव सीएनएस में इसकी डिपोजिशन हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा, प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेशन हो जाएगी, न्यूरॉन्स की डिजेनरेशन होगी। ये प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेशन, जिसकी वजह से क्या होगा कि चाइल्डहुड में ही बच्चे की डेथ हो जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें या तो बहुत कम लॉस होगा, लिटल और नो लॉस या न्यूरो डिजेनरेशन जो होगी बहुत कम होगी या नहीं होगी। अब लास्ट पॉइंट जो इसमें याद रखना है वो है कि स्प्लीन, लिवर ये हो जाएंगे ग्रेटली एंलार्ज, इनका साइज इंक्रीज हो जाएगा, साइज ये इनका इंक्रीज हो गया। और इसमें क्या होगा कि स्प्लीन, लंग्स, लिवर वगैरह इन पे भी इफ़ेक्ट होगा थोड़ा बहुत, लेकिन इतना severe इफ़ेक्ट नहीं होगा जितना इसमें हुआ है। ये लिवर इन पे भी इसका इफ़ेक्ट होगा। अब ये हो गया हमारा स्फिंगोलिपिड्स की भी डिग्रेडेशन हमने देख ली और इसकी इससे रिलेटेड डिजीज़ भी देख ली। हमारा फॉस्फोलिपिड डिग्रेडेशन का टॉपिक ख़त्म हो गया। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। और अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई या कोई सवाल है तो वो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।